तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के टाइरो हब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 पावर शेयरिंग का एक और टॉपिक की पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है और पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पावर शेयरिंग को हम लोग अच्छा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस अलग अलग धर्मों के अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो अक्सर वायलेंस का रूप लेता है। अगर मान लो किसी भी दो धर्म के बीच में यदि लड़ाई झगड़े होंगे, टेंशन रहेगा, तो क्या होगा? वायलेंस हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं। यदि एक धर्म दूसरे धर्म के इलाके में बाई चांस गलती से पहुंच गया तो वो लोग उस पे हावी हो जाएंगे, उसे मारपीट करेंगे। और वही धर्म इनके इलाके में आ गया तो मतलब सिचुएशन तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो तुमको इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब इस वायलेंस से क्या होगा कि पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी आ जाएगी कि भाई कोई चाहेगा कि ये सरकार गलत है, ये सरकार एक धर्म का पक्ष ले रही है, दूसरी सरकार दूसरे धर्म की पक्ष ले रही है। मतलब जो जिसके खिलाफ सरकार जो फेवर में देगी वो उसको हटाना चाहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू और मुस्लिम का, या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। कोई भी एक धर्म है वाई, एक धर्म है बी, ठीक, वाई और एक्स, चलो यही दो एग्जाम्पल ठीक है। अब वाई वाले लोग यदि एक्स के इलाके में चले जाएंगे तो वहां पर वो उनको मार देंगे, दंगे फसाद होंगे। जो वाई वाले लोग होंगे वो एक्स की बनाए हुए नेता को, सरकार को नहीं समझेंगे, नहीं मान्यता देंगे, उसे वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। वाई वाले लोग एक्स के लीडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका हमेशा विरोध करेंगे। इससे क्या होगा कि देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यदि हम लोग हर धर्म को, हर सोशल ग्रुप को, हर एक इंसान को बराबर रेस्पेक्ट दे, बराबर ह्यूमन राइट्स दे, फंडामेंटल राइट्स सबका इक्वल हो, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। जैसे कि हमारे देश में सभी के पास सरकार को चुनने की राइट है, तो क्या हमारे सरकार को भाई ऐसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे सरकार को ऐसा जल्दी नहीं बोला जा सकता है कि ये सिर्फ एक धर्म का बात कर रही है। ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऐसे नहीं बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयर रहता है। अब कोई भी अगर एक देश है, वहाँ पर जिस कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में है, सिर्फ उन्हीं का विल हो, उन्हीं की इच्छा सर्वोपरि हो, जो चाहे वही उस देश में हो, ये सुनने में अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन लंबे समय तक ये अच्छा नहीं है देश की यूनिटी के लिए। कैसे अच्छा नहीं है? देखो, अब जो मेजोरिटी में है वो तो भाई राज करेंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी में है उन्हें कितना बुरा लगे कि हमारे देश में रेस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई चलती नहीं है हमारे देश में, भाई हमारा तो कोई सुनता नहीं है, हमें इस देश को छोड़कर जाना है, या फिर हमें एक अलग देश चाहिए। ये भावना लोगों के अंदर आने लगेगी, जिससे राष्ट्र का, नेशन का जो भी यूनिटी होगा वो खतरे में आ जाएगा। तो एक पावर शेयरिंग को हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं, एक अच्छा तरीका मान सकते हैं, जिससे सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। सबको पावर दे दो, सबको इक्वल राइट्स दे दो कि भाई जो एक पंडित जी कर सकते हैं वो एक दलित कर सकता है, जो एक दलित कर सकता है वो एक मुसलमान कर सकता है। मतलब सबके पास इक्वल राइट और सबके पास इक्वल पावर। इससे क्या होगा? सोशल ग्रुप्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक। दूसरा, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों हमें पावर शेयरिंग के सपोर्ट में रहना चाहिए? इसलिए क्योंकि इसे डेमोक्रेसी की आत्मा कहा जा सकता है। कैसे? डेमोक्रेसी भी तो यही कहता है ना कि पावर को सभी लोगों में, जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनके पास पावर होना चाहिए। किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, यानी कि सबके पास पावर होना चाहिए जो इस देश में रह रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? जो इस देश में रह रहे हैं मतलब सभी लोग रह रहे हैं, सभी लोगों के बीच में पावर होनी चाहिए, यानी कि पावर शेयर होना चाहिए। ठीक। तो इसे डेमोक्रेसी की आत्मा कह सकते हैं। पीपुल लोगों को, जो लोग यहाँ पर हैं, पीपुल लोग बोल रहा हूँ यार, जो सिटीजन्स यहाँ पर है, उन सबके पास अधिकार होना चाहिए कि वो आपस में बैठकर कंसल्ट कर सके कि उन्हें कौन उन पर शासन करेगा और किस तरीके से अपने देश का विकास करना चाहते हैं, देश को डुबाना चाहते हैं या फिर विकास करना, डेवलप करना चाहते हैं, ये लोगों को सोचना चाहिए। ठीक, इन उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम लोग लेजिटमेट गवर्नमेंट भी इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हर नागरिक के पास पावर होता है। लेजिटमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो सरकार के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। ठीक। और सिस्टम में उनका भी भागीदारी हो। ठीक, वैसे गवर्नमेंट को हम लोग लेजिटमेट गवर्नमेंट कह सकते हैं।
और ये कब होगा, जब पावर को हर नागरिक में इक्वल शेयर किया जाएगा। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, आई होप कि इसमें किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि भाई पावर को शेयर कैसे किया जाए। क्या एक पुलिस वाले का पावर एक आम आदमी को दे देना सही है, या फिर एक आम आदमी का पावर एक मतलब टीचर को दे देना, मतलब यार कोई कुछ नहीं कर सकता है, हाथ ही नहीं है पैर भी नहीं है, ठीक, उसको क्या हम लोग इक्वल पावर देकर बॉर्डर पर भेज दे, क्या वो सही है। तो पावर को किस तरीके से डिवाइड किया जाए। क्या प्रधानमंत्री को यार चौकी थाने में ड्यूटी देना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से पावर को शेयर करना चाहिए। तो देखो पावर को अलग अलग तरीके से शेयर किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग अंगों में, ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया, मतलब ये जो पावर डिवाइड किया गया है ये गवर्नमेंट के बीच में किया गया है। ठीक, कैसे, लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग रहते हैं, जो कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोला जाता है। ठीक, इनके पास पावर दे दिया गया है किस चीज़ का भाई, कि आप लोग लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने का पावर सिर्फ आपके पास है। और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाएंगे कि लॉ को किस तरीके से लागू किया जाएगा। और जुडिशियरी इस लॉ का ध्यान रखेंगे, क्या ये लॉ जो है वो सही है या फिर गलत है, ये लागू सही से हो रहा है कि नहीं, कोई इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये काम रहेगा जुडिशियरी का। जुडिशियरी लॉ नहीं बना सकता है, जुडिशियरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ लॉ को देख सकता है कि सही है गलत है, इसे लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन बना नहीं सकता है। इसी तरीके से लेजिस्लेचर किसी को फांसी का पनिशमेंट नहीं दे सकता है, किसी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ना ही ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ना ही ये लॉ बना सकते हैं। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सबका इसमें अलग अलग पावर है और ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में इंडिपेंडेंट है। और ये देखो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि एक हॉरिजेंटल लाइन में देखो तो सभी लोग एक लेवल पर रहते हैं। ठीक, हॉरिजेंटल लाइन यदि मैं यहाँ पर दिखाई तुम्हें दे रही है, अगर लाइन पाड़ता हूँ तो जो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर एक पॉइंट करते हैं तो जमीन से सबकी दूरी बराबर होगी, यानी कि ये सब लोग एक लेवल पर है, कोई ऊंच नहीं है कोई नीच नहीं है, कहने का मतलब यही है। इसीलिए इसे हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग बोला जाता है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यही है कि अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग अंगों में पावर को शेयर कर दिया जाए, जिसे हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक, तो इसे ध्यान से समझ लेना, आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब गवर्नमेंट को पावर जो है उसे हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा उसका ज़्यादा पावर, उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। ठीक, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक, इसे हम लोग कह सकते हैं। और ये गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स को दिखाता है। सबसे पहला क्या, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए कॉमन सरकार होती है, जो पूरे देश पर राज करती है, उससे हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरी आती है रीजनल गवर्नमेंट, जो कि हर अलग अलग स्टेट के लिए, हर अलग अलग प्रोविंसेस के लिए होती है, जिसे हम लोग भारत में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को जनरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए कॉमन गवर्नमेंट होती है। ठीक, और अलग अलग जो स्टेट की होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और अब अलग अलग गांव, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गांव, मोहल्ले, शहर जो होते हैं उनके लिए जो सरकार होती है, यानी कि सरपंच, पंचायत, मेयर, वार्ड, ये सब लोग जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर होता है फेडरल गवर्नमेंट का, वही बजट पास कर कर इनको देती है रीजनल गवर्नमेंट को, रीजनल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को देती है। सबसे ज़्यादा पावर होता है फेडरल गवर्नमेंट को, इसलिए इसे टॉप पर रखा गया है। उससे कम पावर होता है रीजनल गवर्नमेंट को और सबसे कम लोअर लोकल गवर्नमेंट को। ठीक, तो ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये तुम लोग समझ गए। आप चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। अब पावर को हम लोग अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम में किया गया था। वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसका काम क्या था कि वहाँ के हर अलग अलग कम्युनिटी के लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, उनका ट्रेडिशन अच्छा है कि नहीं, उनमें क्या कमी है, उसको सरकार को बताना और सरकार से पूरा करवाना। इसलिए एक अलग
कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई थी। भारत में भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ SC ST या फिर रिजर्वेशन वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। SC ST या OBC लोग जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। इंडिया में बनाई गई है। इस इसीलिए बनाई गई है कि ये इंश्योर करता है कि भारत में हर किसी को सरकार में आने का मौका मिल सके। ठीक। और ये जो तरीका है पावर को डिवाइड करने का, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि अगर इस तरीके से सरकार बनेगी, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया जाएगा तो कोई भी सोशल ग्रुप नहीं होगा जिसे लगेगा कि हमारा ये देश नहीं है। कोई भी अछूत अपने आप को महसूस नहीं करेगा। सबको लगेगा कि भाई हमारे देश में हमारी रिस्पेक्ट है। ठीक। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC के लोग हैं उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई। सिर्फ वही लोग वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको भी लगेगा ना कि हम भी विधायक बनकर आ सकते हैं, तुम्हारी तरह ज़्यादा बोलो नहीं। ठीक। हम भी जाएंगे पार्लियामेंट में और जो चाहेंगे वो करेंगे। तुम लोग अब हमें दबा नहीं सकते हो। ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे नो वन कैन फील एलिनेटेड इन देयर ओन कंट्री। अब पावर को इस तरीके से शेयर कर सकते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में। कैसे? अब सरकार के पास सब पावर, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सरकार के पास ही पावर को शेयर किया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में हो, जुडिशियरी में हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में हो। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वाले भी सरकार ही बनाएंगे। मतलब कि अभी तक सिर्फ सरकार में पावर शेयर किया गया है। हमारे पास क्या पावर है भाई? आम आदमी हम लोग हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या पावर है? जरा सोचो। सब पावर तो वो लोग ले लिए, हमारे पास भी पावर शेयर किया गया है। हम जो मूवमेंट करेंगे उसमें पावर होना चाहिए कि वो सरकार पर दबाव बनाए कि जो लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं वो गलत काम नहीं करे। गलत लॉ बनाएंगे तो भाई हम लोग मूवमेंट कर कर उसे सरकार को हटा सकते हैं, उस लॉ को बंद कर सकते हैं। हम जो संगठन है, प्रेशर ग्रुप, सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं। हमारे मूवमेंट में इतना पावर हो, हमारे पास इतना पावर हो। ठीक। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मूवमेंट में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो अपोजिशन वाले उनके पास इतना पावर हो कि सरकार का विरोध कर सके। ये नहीं कि विरोध किए कल अपोजिशन को गोली मरवा दिए, ऐसा नहीं। मतलब कि सबके पास पावर होना चाहिए। ठीक। इससे क्या होता है ना कि सरकार जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकती है देश में। ठीक। एक अच्छा डिसीजन लाएगी जो नागरिकों को पसंद आएगा तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि पसंद नहीं आया भैया तो हम लोग विरोध करेंगे। बात है सीधा, आप समझ लो। ठीक। तो इस तरीके के अरेंजमेंट से यही फायदा होता है। अब अब क्या, अब तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबाओ, घंटा दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया तो कमेंट में लिखो मज़ा आया। टाटा बाय बाय।